हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर 2021। 2020 तक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। बिफोर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ 2021 पेपर, आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल डिस्क्लेमर। 2021 से क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो मोर एनालिटिकल प्लस रटने वाला हो चुका है। तो अब अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि आप कुछ पॉइंटर्स रट के चले जाओगे और आपके हिस्ट्री में क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। You need deep command and deep analysis on each and every topic, and plus the most important thing is you need to establish connection. कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपसे वही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं साइमल्टेनियसली। अगर कोई किंग है, किसी किंग का टाइम पीरियड है, वहां पे क्या वो प्ले राइटर वहां पे एग्जिस्ट करते थे कि नहीं, या फिर कोई एक मॉन्यूमेंट है, स्ट्रक्चर है, उसके किनारे जो नदी जाती है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब जो खास करके 2021, 2022, 2023 और 2024 ये 4 साल का जो पेपर होगा, इसमें बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस चाहिए होगा। ऑल्दो आप देखोगे कि 10 से 15 क्वेश्चन जो हिस्ट्री से आते हैं उसमें 4-5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पीवाईक्यू से आ जाते हैं, मतलब उसके ऑप्शन को उठा के दे देगा, या फिर दैट इज वन लाइनर एंड वेरी इजी एंड सॉल्वेबल बाय ऑल। बट अदर क्वेश्चंस नीड डीप एनालिसिस, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे अब पीवाईक्यूज पे। तो 2021 का हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को हम डिटेल में एक ऑप्शंस को देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा एंशिएंट टाउन जो था वो अपनी एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट एंड हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में के लिए जाना जाता था। तो आप यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे ना, तो ऑप्शन से आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर हम रोपार की बात करें, तो ये कहाँ पे है भाई, ये जो टाउन है हरप्पन, ये सारे हरप्पन टाउन है, राइट, सारे आईवीसी के टाउन है। तो रोपार पंजाब में सिचुएटेड है। रोपर किस नदी के किनारे है ये भी आपको जानना जरूरी है, तो याद कर लो, सारे लिखते जाओ, सारी एक जगह पे ना नोट्स जैसा बनाते जाना, ठीक है। रोपर सतलज नदी के किनारे है, और रोपर फेमस किस लिए है, तो वहां पे हमें डॉग बरियल मिला था, ठीक है। तो इसलिए रोपर फेमस है। चलो अभी राखी गरी पे आते हैं। तो राखी गरी हरियाणा में है, और मैं आपको बता दूं कि ये 2022 में आईवीसी का लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट हमें मिला था। इसका मतलब 2022 में अगर इसको लार्जेस्ट आईवीसी का साइट अगर डिक्लेयर किया गया इस एक्सकेवेशन के बाद, जो कि हरियाणा में है राखी गरी, तो आखिर 2022 के पहले कौन सा साइट लार्जेस्ट था आईवीसी का, ये जानना जरूरी है। तो हमें पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट साइट आईवीसी का मोहनजोदारो था, ठीक है। मोहनजोदारो क्या था, लार्जेस्ट साइट था आईवीसी का, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद जैसे ही 2022 में इसकी डिस्कवरी हुई, तो कौन सा लार्जेस्ट साइट हो गया, ये हो गया आपका राखी गिरी। अब राखी गिरी कौन से नदी के किनारे है ये जानना जरूरी है, तो इसको याद रखना, ये घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और घग्गर नदी जो है वो सरस्वती नदी की ट्रिब्यूटरी है। घग्गर नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सरस्वती नदी की है। और आपको पता है सरस्वती नदी अभी ऑलमोस्ट सूख चुकी है। कालीबंगन जो है, अब राखी गरी किस चीज के लिए फेमस है, छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे एंशिएंट वहां पे पॉट्स वगैरह मिले हैं, बैंगल्स मिले हैं, टेरिकोटा टॉयज मिले हैं, नॉर्मल सी चीजें, ठीक है। कालीबंगन जो है, कालीबंगन इज इन राजस्थान। कालीबंगन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईबीसी साइट है, क्योंकि हमें पता है कि कालीबंगन में क्या मिला था, फ्लॉ फील्ड मिला था। और कालीबंगन भी घग्गर नदी के किनारे है, और घग्गर नदी सरस्वती की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। धोलावीरा, Dholavira is in Gujarat. Dholavira is situated on the bank of Luni River, और Luni River is the tributary of Saraswati River again, ठीक है। और लूनी रिवर की जो ओरिजिन है वो पुष्कर में है, पुष्कर इज इन राजस्थान। लूनी रिवर ही सीव करती है अंदर, जो कि रन ऑफ कच्छ का फॉर्मेशन होता है। और धोलावीरा इज नोन फॉर इट्स एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप कहीं भी, आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आर्य शर्मा पढ़ा होगा, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि धोलावीरा, आप देखो, धोलावीरा इज नोन फॉर एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, कालीबंगन इज नोन फॉर ब्लॉ फील्ड, राखी गरी इज नोन फॉर बीइंग द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, एंड रोपर इज नोन फॉर बीइंग द डॉग बरियल साइट।
सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसके एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना, मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इसमें इतना कुछ लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विद रेफरेंस टू द 64 योगिनी टेंपल सिचुएटेड नियर मोरेना। मोरेना कहाँ है भाई, तो मोरेना है मध्य प्रदेश में, पता है हमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ सर्कुलर टेंपल बिल्ड ड्यूरिंग द reign of कच्चा अपंखा डायनेस्टी। यस, ये बिल्कुल सही है, कच्चा पखाता डायनेस्टी के टाइम पे ये बना था, जिसको कि हम कच्चा बघाटा डायनेस्टी भी कहते हैं, राइट। और ये क्या है, आखिर हमें पता है कि जो 64 सर्कुलर टेंपल, तो ये है 64 योगिनी टेंपल, और ऐसा कहते हैं कि इन्हीं के सर्कुलर स्ट्रक्चर से इमिटेट किया गया है क्या, इंडिया का पार्लियामेंट। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो इन्हीं के स्ट्रक्चर को इमिटेट करके बनाई गई है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इस तरह से टेंपल देखो, अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ इस तरह से। और ये योगिनी के लिए, यानी कि ये तांत्रिक फीमेल डेटी की यहाँ पे पूजा होती है, तो यहाँ पे सारे में आप देखोगे कि योगिनी की मूर्तियां हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज 64 योगी टेंपल। और ये बना कब था भाई, तो ये 1300 एडी के आसपास बना था। एंड ऑल्सो 64 योगिनी टेंपल को जो है वो खजुराहो, इसको खजुराहो पार्ट ऑफ ग्रेट मॉन्यूमेंट्स का भी पार्ट माना जाता है, ठीक है। खजुराहो का ग्रेट मॉन्यूमेंट्स का ये पार्ट है, जो कि चंदेला किंग के टाइम पे बनाया गया था 13th सेंचुरी एडी में। और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि 1986 इस पूरे खजुराहो मॉन्यूमेंट को आपको पता है कि क्या मिला था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन मिला हुआ 1986 में, ठीक है। अब चलते हैं, इट इज द ओनली सर्कुलर टेंपल बिल्ट इन इंडिया। डू यू थिंक दैट इट कुड बी द ओनली सर्कुलर टेंपल? So this is an extreme statement and this statement is not correct. आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे भी तो आपको समझ में आएगा, this is just not possible being the only circular temple in India. Had it been the case, तो फिर ये कहीं ना कहीं explicitly mention होता. So basically second point is not correct. So now you eliminate this. You will find the answer very very easily 1 and 4. Elimination technique से ये बन रहा है, but हमें इसका डिटेल में जानना है, इसलिए हम आगे चलते हैं. It was meant to promote Vaishnav cult in the region. No, 64 योगिनी. सो बेसिकली तारा, बेसिकली फीमेल, जो कि तांत्रिसिज्म में जो फीमेल डेटी की जो पूजा होती है उससे रिलेटेड ये टेंपल है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। एब्सोल्युटली ट्रू, व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो 1 and 4 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अजंता caves lie on the gorge of बघोरा रिवर। अब भाई ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, यही देखो कि बघोरा रिवर आखिर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो बघोरा है तापी की ट्रिब्यूटरी। आपको पता है कि रिफ्ट के थ्रू कौन सी 2 रिवर मध्य प्रदेश से निकलती है, अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ बना दूं तो हाँ, तो ये नर्मदा है और ये क्या है, तापी है। तापी जो गॉज बनाती है ना, उसी गॉज पे क्या सिचुएटेड है, ये अजंता केव्स उसके किनारे सिचुएटेड है। सो बेसिकली और बघोरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तापी। याद रखना, हो सकता है ये आने वाले यूपीएससी की क्वेश्चन में रिपीट हो जाए, क्योंकि इसी तरह से ऑप्शन से क्वेश्चन बनाते हैं खंगाल के, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो बेसिकली बघोरा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तापी एंड तापी इन टर्न इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर? बताओ, अगर आपने पढ़ा होगा तो तापी जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है भाई। नर्मदा और तापी अकेली नदी है जो कि रिफ्ट का फॉर्मेशन करती है, एंड इट ड्रेन्स टू अरेबियन सी, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर कहीं पूछेगा कि तापी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर, तापी इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ एनी पर्टिकुलर रिवर, ठीक है, ये याद रखना। सांची स्तूपा लाइज इन द गॉज ऑफ चंबल रिवर। भाई सांची स्तूपा जो है वो चंबल रिवर की गॉज में नहीं लाई करती है। सांची स्तूपा कहाँ है? सांची स्तूपा इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, और ये बेतवा रिवर की गॉज में लाई करती है। और बेतवा रिवर का है, सांची स्तूपा के वेस्ट में बेतवा रिवर है, ठीक है। और बेतवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, हमें पता है, राइट। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी बेतवा है, तो चंबल नहीं है इसका आंसर, ठीक है। पांडवलेनी केव श्राइन्स लाइज इन द गॉज ऑफ नर्मदा रिवर। तो पांडवलेनी केव जो है वो नासिक में है, ठीक है। और पांडवलेनी केव जो है वो जैन केव से बहुत ज्यादा फेमस है। और जो नदी है नासिक में, जो नदी है आपको पता है कि वहीं से वहां गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी के पास से हमने देखा था कि कौन सा एक बाजीराव द्वारा एक बनाई गई एक मंदिर है, जो कि एक तरह से ज्योतिर्लिंग भी है। इसको मैंने आपको पीवाईक्यू में डिस्कस भी किया था, वो कौन सा मंदिर था, कमेंट में लिखो। तो पांडवलेनी केव जो है वो कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे है, नासिक में है, और एक जैन केव है, इसीलिए गॉज ऑफ नर्मदा बिल्कुल गलत है ऑप्शन। अब देखो
अमरावती स्तूपा लाई इन द गॉज ऑफ गोदावरी रिवर। नहीं भाई, अमरावती स्तूपा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अमरावती कृष्णा नदी के गॉज में लाई करती है, ना कि गोदावरी के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। सो बेसिकली अजंता केव है 30 रॉक का बुद्धिस्ट केव नहीं है, इट इज 29 रॉक्स बुद्धिस्ट केव लोकेटेड इन महाराष्ट्र डेटिंग फ्रॉम 2nd to 480 CE। कहते हैं कि वाकाटा, उसके बाद गुप्ता ने इसको पूरी तरह से बनाया था। वघोरा रिवर के किनारे अजंता। अगर वघोरा रिवर के किनारे अजंता केव्स है, तो एलोरा केव्स कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखना, एलोरा केव्स जो है वो गोदावरी नदी के किनारे। और तो दोनों औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कुछ किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन दोनों अलग अलग नदी के किनारे है। एक जो है वो वघोरा नदी के किनारे है, और वघोरा जो है वो तापी नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और एक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है, और दोनों ही औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। एक 29 जैन केव से और बुद्धिस्ट केव है, एक जो है बुद्धिस्ट, जैन और हिंदुइज्म तीनों। और अजंता केव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस मिला था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमल्ला और शामेश्वरा वेर फेमस। अब ये जैन मॉन्क है, प्लेराइट है, टेंपल आर्किटेक्ट है, इसीलिए मैं कह रही थी कि अब क्वेश्चन ज्यादातर एनालिसिस पे डिपेंड करता है। आपको शायद हस्तिमल्ला या समेश्वरा नहीं पता होगा, लेकिन भावभूति आपने पढ़ा होगा तो आपने इसे इग्नोर कर दिया होगा कि थोड़ी इससे क्वेश्चन आएगा। लेकिन देखो, इसी से सवाल आ गए। कैसे आता है? क्योंकि इसीलिए ना आपको डिटेल में बढ़िया से कनेक्ट करके पढ़ना जरूरी है। भावभूति टाइम टू टाइम आपके एंशिएंट में या मिडिवल में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो भावभूति बेसिकली कौन थे? ये एक कोर्ट पोएट थे, और ये एक प्ले राइट थे। किसके टाइम पे? ये किंग यशोवर्मन के टाइम पे थे। आपको पता है कि यशोवर्मन रूल्ड वेयर? ही रूल्ड द एरिया ऑफ कन्नौज एंड ही वाज अ चंदेला किंग, है ना। चंदेलास ने 8 से 12 सेंचुरी तक इंडिया में रूल किया, और ये चंदेला डायनेस्टी के राजा थे यशोवर्मन। और यशोवर्मन की कोर्ट में एक प्ले राइट थे और एक कोर्ट पोएट थे, जिनका नाम था क्या? उनका नाम था भावभूति। हस्तिमल्ला की बात करें हम, तो हस्तिमल्ला एक 13th सेंचुरी कोर्ट पोएट थे, ठीक है, और प्ले राइट भी थे। ये 13th सेंचुरी में कहाँ पे थे? ये होयसला एम्पायर, होयसला एम्पायर जो कि कर्नाटका, प्रेजेंट डे कर्नाटका में थी। 13th सेंचुरी एडी, वही होयसला किंगडम जिनकी की लड़ाई हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक से। उसके बाद उसके दो कमांडर हरिहर और बुक्कर ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, और 1336 में विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन हुई थी। तो बेसिकली होयसला एम्पायर कहाँ पे था? वही तो होयसला एम्पायर था कर्नाटका रीजन, द्वार समुद्रम जिसको पहले कहते थे हम। उस पे भी यूपीएससी में पीवाई क्यों आया, द्वार समुद्रम कौन से रीजन को कहते थे? ये उस टाइम पे थे, ठीक है, प्ले राइट। और सामेश्वरा, तो सामेश्वरा जो थे वो 11th सेंचुरी एडी में थे, और वो भी कोर्ट पोएट थे। किनकी? आपने पाला डायनेस्टी सुना होगा, पालास ऑफ बंगाल। तो महिपाल, महिपाल उस समय कनौज पे भी उन्होंने कब्जा किया था। तो महिपाल के टाइम पे, पाला रूलर के डायनेस्टी के महिपाल किंग के टाइम पे सामेश्वरा उनके प्ले राइटर थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? प्ले राइटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये याद रखना कि भावभूति ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्ले राइट लिखा है। कौन कौन सी है भाई? तो ये है मालती माधव, ये है महावीर चरिता, ठीक है। तो भावभूति, समेश्वर और हस्तिमाला क्या है भाई? ये लोग है प्ले राइटर। और देखो, मालती माधव, महावीर चरिता और उत्तरामत चरिता, ये किसने लिखा है? भावभूति ने लिखा है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंशिएंट इंडिया के रिस्पेक्ट में? तो मिताक्षर और दयाभाग के बारे में ये क्वेश्चन है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो हिंदू लॉ है ना दोस्तों, हिंदू लॉ जो है वो ऑल ओवर इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में जो है वो हिंदू लॉ दो तरह का है, ठीक है। एक लॉ जो है वो कहलाता है मिताक्षर, और एक लॉ जो है वो कहलाता है दयाभाग। अब ये ध्यान रखना कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है, उधर में जो लॉ फॉलो होता है हिंदू लॉ, हिंदू लॉ किस चीज का? तो हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस जो है वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, यानी बंगाल, असम और उड़ीसा में जो है वो दया भाग फॉलो होता है। और बाकी इंडिया में अपार्ट फ्रॉम बंगाल, उड़ीसा एंड असम जो है वो मिताक्षर लॉ फॉलो होता है, इसको याद रखना। अब ये इनहेरिटेंस की लॉ क्या कहती है? तो मिताक्षर लॉ जो है वो कहती है कि जॉइंट ओनरशिप होगी प्रॉपर्टी की, ठीक है। प्रॉपर्टी पे क्या होगा? जॉइंट ओनरशिप। तो बेसिकली मिताक्षर लॉ गवर्न्स द इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ हिंदू फैमिलीज। कहां पे एक्सेप्शन बताओ? पूरी इंडिया में वो करती है लॉ, यही लॉ अप्लाई होता है एक्सेप्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा, इसको याद रखो। तो मिताक्षर कहता क्या है?
मुताक्षर ये बिलीव करता है कि ऑल मेंबर्स, नॉट फीमेल बट ऑल मेंबर्स हैव जॉइंट ओनरशिप ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे सारे मेल मेंबर्स का है जॉइंट ओनरशिप है। इसका मतलब कि अगर किसी के पिता जिंदा है तो पिता के जिंदा रहते भी प्रॉपर्टी में डिवीजन हो सकता है, ये याद रखना, क्योंकि जॉइंट ओनरशिप है। अगर एक घर में एक पिता है, पिता के 4 बच्चे हैं लेकिन पिता जिंदा है, फिर भी चारों बच्चों का भी उतना ही अधिकार है जितना उनके पिताजी का उस प्रॉपर्टी पे अधिकार है। तो बेसिकली मिताक्षर लॉ क्या है, जॉइंट ओनरशिप की प्रॉपर्टी पे बात करता है। लेकिन जो दया भाग लॉ है वो जॉइंट ओनरशिप की बात नहीं करता है। ये जो बंगाल, उड़ीसा और असम में जो चीज फॉलो होती है इनहेरिटेंस लॉ, वो दया भाग है। और दया भाग कहती है कि फादर के जिंदा रहते सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो फादर की हो, मतलब चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फादर की खुद की कमाई हुई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, दोनों तरह की प्रॉपर्टी पे सिर्फ और सिर्फ फादर का ही हक होगा until and unless he is alive। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके विल के आधार पे उनकी प्रॉपर्टी बांटी जाती है। अगर उनका विल है, he wants to give it to daughter, he can give it to daughter, if he wants to give it to son, he can give it to son and so on। ठीक है, और ये भी कहता है कि विमेन और डॉटर्स का जो है वो राइट है प्रॉपर्टी पे, ये दया भाग कहता है, यानी दया कर रहा है फीमेल। पार्टीशन कैन ओनली हैपन in case of दया भाग, पार्टीशन कैन ओनली हैपन when the father is died, or it cannot happen when the father is alive। नॉट इन द केस ऑफ मिताक्षर, मिताक्षर में पार्टीशन हो सकता है अगर फादर अलाइव है तो, क्योंकि जॉइंट ओनरशिप है। आपको ये चीज समझ में आ गई? अब चलते हैं ऑप्शंस पे। पहला, मिताक्षर वाज अ सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दया भाग वाज अ सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। नहीं भाई, इसमें कास्ट का कोई फैक्टर ही नहीं है। अपर कास्ट के लिए और लोअर कास्ट के लिए, सबके लिए मिताक्षर और दया भाग है, राइट। दया भाग जो है वो मेनली उड़ीसा, बंगाल और असम में फॉलो होता है, और जो मिताक्षर है वो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दीस थ्री। मिताक्षर सिस्टम में सन कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। बिल्कुल सही बात है, जॉइंट ओनरशिप। Whereas in दया भाग it is only after the death of the father that the son can claim property। True। So 2 is right, 1 is incorrect, 1 को eliminate कर दिया जाए। मिताक्षर system deals with the matters related to the property held by male members only, whereas दया भाग female system deals with the matters related to the property held by both। देखो यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि यूपीएससी ने खेली है। अगर आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया तो आप सोचोगे कि सिर्फ जो मेल मेंबर्स है उन्हीं को लेकर के मिताक्षर डील करती है, और जो दया भाग है वो फीमेल मेंबर्स को लेकर के भी डील करती है। लेकिन नहीं, प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ मेल की डील होती है, भले ही उसमें फीमेल का भी हक हो। गेटिंग माय पॉइंट? फीमेल की प्रॉपर्टी की बात इसमें नहीं की जाती है, इसमें मेल के प्रॉपर्टी शेयर और मेल की राइट ऑफ इनहेरिटेंस की बात की जा रही है। इसका मतलब 3 भी हो जाएगा गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको खुद से पढ़ लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 6। With reference to medieval India, medieval India कब स्टार्ट होता है भाई? 712 AD, मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन इंडिया। Medieval India, which one of the following is the correct sequence ascending order in terms of size? परगना, सरकार, सूबा। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। परगना जो होता है क्या होता है भाई? परगना हम कहते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस को, राइट। और ग्रुप ऑफ विलेजेस के हेड जो पीवाईक्यू में हमने पढ़ा भी था कि रेवेन्यू कलेक्शन जो विलेज का करता था उसको क्या बोलते थे मेडिवल इंडिया में? अमीर। तो इसका हेड परगना का अमीर। अब सरकार क्या है भाई? तो ग्रुप ऑफ परगना सरकार होता है। और सूबा क्या होता है भाई? तो ग्रुप ऑफ सरकार। इट इज लाइक प्रोविंसेस, इट इज लाइक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, प्रोविंसेस हो गया, और ये क्या हो गया भाई? बिगर प्रोविंसेस। और ये क्या हो गया? ये पूरा स्टेट हो गया। सो वन इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी इजी, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे ही टफ नहीं है, दिस इज इजी। क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट देखो, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड इंडस इन परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारज़म प्रिंस। बिल्कुल सही बात है, हमने ये पीवाईक्यू में नहीं भी तो 2 से 3 बार डिस्कस किया है कि ख्वारज़म प्रिंस जो भागा था 1221 के टाइम पे इंडिया में, वो चाह रहा था नॉर्थ वेस्ट से क्या लेना? असाइलम लेना। लेकिन इल्तुतमिश का राज था उस समय। इल्तुतमिश ने कब से 1210 से लेके 1236 तक रूल किया। इल्तुतमिश को पता था कि अगर उसने ख्वारज़म प्रिंस को पनाह दे दी, अगर दे दी पनाह, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर चंगेज खान जो है, मंगोल्स जो थे, जो बिल्कुल ही इनएविटेबल थे,
उनका अटैक इंडिया में क्या हो जाएगा, वो अनस्टॉपेबल और इनएविटेबल हो जाएगा और उनको फिर कोई नहीं रोक सकता है। और उस टाइम इल्तुतमिश की किंगडम इतना मजबूत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पनाह नहीं दी थी। ठीक है, 1221 का टाइम है। सो ये तो बिल्कुल ही सही बात है। सेकंड, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर एक्विपाइड मुल्तान एंड क्रॉस रिवर। नहीं, तिमूर, जिसकी आप तैमूर बात कर रहे हो, तिमूर का इन्वेजन जो है, तिमूर ट्रांसऑक्सियाना से आए थे, सेंट्रल एशिया से आया। ऑल ऑफ दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द पीवाईक्यू, राइट, इस सीरीज में। तो तिमूर ने 1398 में मुल्तान को ऑक्यूपाई किया था और फिर वो भारत की तरफ बढ़ना चाहते थे, बट वो वापस चले गए थे। उसके बाद उन्हीं के जो डिसेंडेंट्स थे वो उन्होंने इंडिया में इन्वेड बाद में किया और किंगडम भी बनाई। तो बेसिकली जब तिमूर ने ऑक्यूपाई किया था मुल्तान, वो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे तो था, सही है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक उस समय नहीं थे, उनकी रूल उस समय नहीं थी, क्योंकि 1398 में तिमूर का इन्वेजन हुआ है और मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो तो पहले है, वो तो 1325 1328 टू 1351 है। टिल दैट टाइम मोहम्मद बिन तुगलक वाज डेड। उनके कजन थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने गद्दी संभाली थी, उनकी भी मौत हो चुकी थी। और तिमूर के इन्वेजन के टाइम पे एक तुगलक किंग ही था जिनका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिनके टाइम पे की किनके इन्वेजन हुए थे, तिमूर की, याद रखना, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो भी हो जाएगा गलत। इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय II ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच्ड कोस्ट ऑफ केरला। वास्को डी गामा कब आए थे भाई, आपको पता है, वास्को डी गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरला इन 1498 एडी। और देवराय II जो है वो विजयनगर एम्पायर की संगमा डायनेस्टी के किंग है, राइट, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1422 से 1446 था। इसका मतलब ये हो जाएगा गलत, टाइम पीरियड मैच नहीं कर रहा है। तो इस टाइम पे वास्को डी गामा के टाइम पे जो है विजयनगर किंगडम की संगमा सुलवा तुलवा अराविडू, आपको जानते हैं ना, तो सुलवा डायनेस्टी, नॉट संगमा, सुलवा डायनेस्टी के फाउंडर जो थे उनका नाम था सलुवा नरसिम्हा। सलुवा नरसिम्हा उनका राज था जब वास्को डी गामा इंडिया आए थे केरला में, याद रखना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली 1। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप पढ़ लेना खुद से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, in the first quarter of 17th century which one of the following were the factories of English East India Company? भरूच। भरूच कहाँ है भाई, गुजरात में, राइट। और ये 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, कब, 1616 में, 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। पहला कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला फैक्ट्री 1613 में स्टैब्लिश की थी, हमने पीवाईक्यू में बात किया है, कहाँ पे, सूरत में, राइट। तो ये तो सही है, लेकिन चिकागोल और त्रिचिनापल्ली जो है ना, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही थी कंपनीज, लेकिन ये फर्स्ट क्वार्टर में नहीं थी। यही तो इसका देखो एनालिसिस की बात कर रही हूँ मैं, ये फर्स्ट क्वार्टर में नहीं थी, ये लास्ट क्वार्टर में थी। मतलब 1680s के आसपास ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रीज है वो स्टैब्लिश हुई थी। तो अगर हम चिकागोल की बात करें तो चिकागोल इज इन आंध्र प्रदेश, त्रिचिनापल्ली की बात करें तो त्रिचिनापल्ली इज इन तमिलनाडु, ठीक है, लेटर टाइम ऑफ 17th सेंचुरी में हुई थी। सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। 1616 चिकागोल कहाँ है, आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, त्रिचिनापल्ली, तमिलनाडु। चलो क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जीसस ऑर्डर। यस ट्रू, फ्रांसिस जेवियर, जो फ्रांसिस जेवियर है वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है जीसस ऑर्डर के। इन्होंने 1534 में जो है वो जीसस ऑर्डर को फाउंड किया था अलोंग विद अदर्स, ठीक है, ये सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड द चर्च इज डेडिकेटेड। आधा तो इसका सही है, चर्च तो है उनके डेडिकेटेड उनके नाम पे, राइट, लेकिन उनकी मौत गोवा में नहीं हुई थी, उनकी मौत हुई थी चाइना में, याद रखना। इनकी मौत कहाँ हुई थी, चाइना में। इस प्रोविंस को कहते हैं शांगचुआन। शांगचुआन चाइना में इनकी डेथ हुई थी जब ये प्रोपगेट कर रहे थे अपने रिलीजन को और मिशनरी एक्टिविटी को, तो चाइना शांगचुआन में ही डाइड। उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो फॉलोअर्स थे दे वेंट टू चाइना, डग हिज बॉडी वेयर ही वाज बरीड इन चाइना। तो देखा कि उनमें थोड़ा सा भी जो है वो उनका बॉडी जो है वो डग, मतलब बरी होने के 1 महीने के बाद भी डिकम्पोज नहीं हुआ है। डिकम्पोज नहीं हुआ, ये देख के वो शॉक थे कि ऐसा कैसे हो गया। तब इनको समझ में आया कि अच्छा, डिकम्पोजिशन नहीं होने का मतलब है कि इनमें कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल पावर है, मतलब ये गॉड है। सो बेसिकली ही डाइड इन चाइना। उसके बाद जब इनको ये समझ आया तब इनकी बॉडी को ये गोवा लेकर के आए और गोवा के चर्च में इनको रखा गया। सो बेसिकली उनकी मौत गोवा में नहीं हुई थी, तो बी गलत है। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। हाँ, दिसंबर में फीस्ट इनके नाम का सेलिब्रेट होता है हर साल और वो होता है 3rd दिसंबर। तो बेसिकली 2
2 आप एलिमिनेट कर दो, तो 2 एलिमिनेट करोगे तो आपको 1 and 3 आंसर मिल जाएगा। ओके, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। बेसिलिका चर्च में इसको रखा गया। क्वेश्चन नंबर ये, अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर नूनीज, नूनीज जो है वो एक पोर्टुगीज ट्रैवलर था, ठीक है, ही वाज आल्सो अ राइटर, और ये किसके टाइम पे थे, ये अच्युतदेव राय के टाइम पे थे, ठीक है, ये अच्युतदेव राय के टाइम पे थे। अच्युतदेव राय जो थे, ही वाज द ब्रदर ऑफ कृष्णदेव राय, और अच्युतदेव राय और कृष्णदेव राय दोनों तक कौन सी डायनेस्टी के हो गए, संगमा, सुलवा, तुलवा, ये आरंभ तो बाद में, तो ये तुलवा डायनेस्टी के थे। यानी कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड हमने पीवाईक्यू में देखा है, कब है भाई, 1509 से लेकर के 29, और अच्युतदेव राय क्योंकि इनके ब्रदर थे तो इन्होंने 1529 से लेकर के और 1542 तक बाद में रूल किया, ठीक है। इनके टाइम पे इनके कोर्ट में एक ट्रैवलर थे जिनका नाम था नूनीज, और वो तुलवा डायनेस्टी के थे, पोर्टुगीज ट्रैवलर थे वो, और उनके टाइम पे उन्होंने बताया था कि विजयनगर में एक्सपर्ट लोग रहते थे बहुत सारी चीजों को लेकर के, रेसलिंग होती थी, एस्ट्रोलॉजी होती थी, अकाउंटिंग होती थी, और सूदसेइंग। सूदसेइंग मतलब क्या होता है भाई, तो सूदसेइंग मतलब होता है भविष्यवाणी। अगर आपको सूदसेइंग नहीं पता है तो आप हिंदी पार्ट जरूर, ऐसा कुछ वर्ड आपको नहीं पता हो तो यूपीएससी के पेपर में एक साइड हिंदी होता है, एक साइड इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है तो उसका हिंदी पार्ट जरूर देख लेना, उसमें लिखा था भविष्यवाणी। सो बेसिकली ये चारों ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, निजामत ऑफ आर्कोट इमर्ज आउट। अब ये ना, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, डाउटफुल क्वेश्चन मतलब आपके लिए शायद ये टफ हो जाएगा, तो इन सारे क्वेश्चन में मैं बोलूंगी कि ये मुझे टफ लग रहा है, ठीक है। क्यों लग रहा है, क्योंकि निजामत ऑफ आर्कोट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद। अब आपको पता नहीं आर्कोट का निजाम ऐसा आप सुन लेते हो, लेकिन यही पे ट्रिक है, निजामत ऑफ आर्कोट नहीं, यहाँ पे नवाब थे आर्कोट के, ठीक है। नवाब कहाँ के थे, आर्कोट के थे, याद रखना। और आर्कोट कहाँ का पार्ट है भाई, तो कर्नाटक और सुना है ना, तमिलनाडु, तो ये कर्नाटका के, कर्नाटक एरिया के पार्ट थे, नॉट हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम थे, आर्कोट के नवाब थे, ये दोनों दो क्वेश्चन है। निजाम हैदराबाद के थे, हैदराबाद ऊपर है, कर्नाटक जो है वो नीचे है, और नवाब ऑफ आर्कोट, तो ये दोनों कैसे इससे निकल सकता है, तो ये गलत है, ठीक। तो बेसिकली निजाम ऑफ आर्कोट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद, नो, हैदराबाद का निजाम था और नवाब ऑफ आर्कोट था, और वो हैदराबाद से नहीं निकला था, वो कर्नाटक रीजन से निकला था, मतलब तमिलनाडु रीजन से, तो ये गलत हो गया। अब इसको काट दो आप। मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, मैसूर किंगडम विजयनगर से ही निकला है, तो ये सही है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर 1565 में खत्म हुआ था, बैटल ऑफ तालिकोटा, हमें पता है ना। उसके बाद वोडिया डायनेस्टी जो है, इसके खत्म होने के बाद, विजयनगर एम्पायर के 1565 खत्म होने के बाद 16th सेंचुरी में वोडिया डायनेस्टी आती है, और वोडिया डायनेस्टी 16th सेंचुरी में आती है। सो मैसूर किंगडम जो है विजयनगर एम्पायर से ही निकला था, बी सही है, तो बी सही है। रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी, नहीं। रोहिलखंड टेरिटरी अभी कहाँ है, यूपी में, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जानते हो ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, उस एरिया को रोहिलखंड कहते हैं। और यहाँ पे अफगान चीफ थे कौन, अफगान चीफ थे दाऊद खान, दाऊद खान, ठीक है, 18th सेंचुरी में। तो बेसिकली अहमद शाह दुरानी नहीं बल्कि दाऊद खान ने उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया था, तो थर्ड भी गलत है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। याद कर लेना इन सबको, ठीक है। नाउ इसको पढ़ लेना आप। चलो क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 recommended granting voting rights to all the women above it। देखो वोटिंग राइट्स तो मिला था, बट हम कहते हैं, हमने ये पीवाईक्यू में डिस्कस किया था, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये पीवाईक्यू में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है, कि यूनिवर्सल की अडल्ट फ्रेंचाइज थी, लेकिन द अडल्ट फ्रेंचाइज वाज लिमिटेड, है ना, फीमेल को फ्रेंचाइज दी गई थी अडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन दैट वाज लिमिटेड, तो ऑल वुमेन जो है, ऑल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, लिमिटेड था गवर्नमेंट ऑफ, और उसी फ्रेंचाइज को फिर एक्सटेंड किया था 1935 में, अभी भी लिमिटेड ही था। 1947 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आता है, राइट, एज 21 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 gave women reserved seats in legislature, true, रिजर्व सीट वुमेन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में दिया गया था, सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करें। कितने बार हमने बात की है, अभी हमने 2019 2020 इन सब में बात की थी, और उसके पहले भी हमने बात की थी 8 अगस्त के बारे में, क्या था वो, अगस्त रेजोल्यूशन या फिर अगस्त रेवोल्यूशन भी इसको कहते हैं, क्योंकि गोवाली का चौक मैदान मुंबई से क्विट इंडिया रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सब कट कर दो, जरूरत ही नहीं देखने का, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, राइट। गांधी जी ने अनाउंस किया था क्या भाई, डू और डाई, राइट।
और ये हमने 2020-2019 के पीवाईक्यू में देखा है. So moving on, देखो पीवाईक्यू कैसे आ जाता है डायरेक्ट. In the context of colonial India, Shah Nawaz Khan, Prem Kumar Sehgal and Gurbakhsh Singh Dhillon. Remember है भाई INA ट्रायल 1946 रेड फोर्ट लाल किला पे, जिसमें कि भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, इन सब ने मिलकर के क्या किया था, इनके लिए एक तरह से फाइट करी थी. दे वर ऑल द एडवोकेट्स ऑफ इट, राइट. सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, नहीं लीडर ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट 1906, नहीं भाई उस टाइम की बात नहीं. मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, नहीं भाई. ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. सो आईएनए ट्रायल जो रेड फोर्ट पे हुआ था उससे रिलेटेड वेरी इजी क्वेश्चन, एंड दिस इज आल्सो रिपीटेड. हमने पीवाईक्यू में इसको डिस्कस कर रखा है. तो देखो दो तीन क्वेश्चन तो आपके लिए क्या है, दिस इज नथिंग बट जस्ट अ केक वॉक फॉर यू. Play significant role in the struggle for India's independence during the World War II. Last question: Who among the following is associated with songs from prison? Translation of ancient religious lyrics. अब ये है मोहनदास करमचंद गांधी. गांधी जी जब यारवादा जेल में, ठीक है, पुणे में बंद थे 1930 में, यानी कि जब इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी, उसके बाद जब इन्हें बंद कर दिया गया था, तो वहां पे इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन नाम की किताब लिखी थी. सो बेसिकली मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने एसोसिएट किया जाता है उनको सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन. ये कलेक्शन एंशिएंट रिलीजियस लिरिक्स का है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था बाद में. बेसिकली इनके द्वारा गांधी जी ने ये सॉन्ग लिखा था कब, जब वो यारवदा जेल में 1930 में बंद थे, जब कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है क्योंकि इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की, और इनको यारवदा जेल पुणे में बंद कर दिया गया. वहां पे इन्होंने ये लिखा था, और ये कलेक्शन में ट्रांसलेशन है भगवत गीता, भजन, इन सब चीजों का, ठीक है. इनका जो रिफ्लेक्ट करता है नॉन वायलेंस ट्रूथ और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, गांधी जी फिलॉसफी सत्याग्रह इंस्पायर्ड बाय रिलीजियस ट्रेडिशंस. आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ आया होगा. फॉर मोर सच वीडियो रिलेटेड कंटेंट एंड डिस्कशन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एकेडमी. मैं आपसे मिलूंगी अब 2021 तो हो गया है, 2022 के डिस्कशन में लेटर और लेटर डिस्कशन आल्सो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.